नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपके खिलाफ किसी भी तरह की झूठी शिकायतें, फॉल्स कंप्लेंट्स होती है तो आप अपना बचाव कैसे करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ प्राय एनोनिमस, बेनामी या सुडोनिमस, छद्मनामी शिकायतें होती रहती है। लेकिन जब आपके खिलाफ इस तरह की शिकायतें होती है तो प्राय आप घबरा जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं, और कभी कभी आपके विभाग, आपके अधिकारी भी नियम से अनजान होकर आपके खिलाफ विभागीय जांच बिठा देती है और उसके आधार पर विभागीय सजा तक दे देती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नियम से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद भविष्य में अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह की झूठी शिकायतें, फॉल्स कंप्लेंट्स होती है और आपके विभाग आपके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करती है तो आप विभाग के अंदर भी और विभाग के बाहर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको डीओपीटी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस के गाइडलाइन को जानना पड़ेगा, जिसके तहत अब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को झूठी शिकायतें, फॉल्स कंप्लेंट्स के आधार पर चार्जशीट करना या फिर पेनल्टी देने से मना किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित प्रोविज़न के बारे में। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंडलिंग एनोनिमस सीरोनिमस कंप्लेन, एनोनिमस सीरोनिमस कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन 2004 PIDPI। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस रेजोल्यूशन से पहले जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होती थी तो विभाग प्रायः जांच करवाने के लिए मजबूर होती थी। अगर कुछ भी सुराग पाया जाता था, कुछ भी लीड मिलता था तो उसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ इंक्वायरी की जाती थी, जांच बिठाई जाती थी और उसके आधार पर सज़ा तक दे दी जाती थी। लेकिन 2004 के बाद जो सिचुएशन है वह बदल गया, क्योंकि 2004 के PIDPI रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर कोई शिकायतकर्ता किसी भी विभाग में शिकायत करता है, किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ, अगर शिकायतकर्ता अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहता है तो ऐसा रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से कर सकता है और डिपार्टमेंट को उस शिकायतकर्ता का नाम और पता गुप्त रखना होगा। लेकिन अब 2004 के बाद अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ एनोनिमस या सीरोनिमस कंप्लेंट्स होती है, शिकायत होती है, तो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उसे जांच करवाने के लिए बाध्य नहीं होगा, ना तो बाध्य है। और ऐसा CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और DOPT के लेटर्स के हिसाब से है। तो उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनोनिमस कंप्लेंट क्या होता है। तो एनोनिमस कंप्लेंट के बारे में जो कहा गया है कि विच डोंट कैरी बोथ नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी कंप्लेंट्स होते हैं जिसमें ना तो कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता का नाम होता है, ना तो पता होता है। इसे एनोनिमस कंप्लेंट कहा जाता है। आगे बताऊंगा कि सीरोनिमस कंप्लेंट क्या होता है, छद्मनामी कंप्लेन क्या होता है। तो जो एनोनिमस कंप्लेन होता है या सीरोनिमस कंप्लेन होता है तो उससे संबंधित CVC का गाइडलाइन क्या कहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 तरह का गाइडलाइन दिया गया है। फर्स्ट गाइडलाइन है कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन एनोनिमस कंप्लेन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एलिगेशंस एंड सच कंप्लेंट्स नीड टू बी सिंपली फाइल्ड। तो CVC का गाइडलाइन है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ एनोनिमस कंप्लेन आता है, एनोनिमस कंप्लेन रिसीव होता है, तो उसमें आरोप किसी भी तरह का क्यों न लगा हो, उसे सिंपली फाइल कर देना है, यानी कि फाइल में रख देना है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन CVC का है कि अगर कंप्लेन भेग है, यानी कि कंप्लेन में जो एलिगेशन लगाया गया है वो स्पष्ट नहीं है, भेग है, तो कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई किए बिना उसे सिंपली फाइल में लगा देना है, जैसा कि आप यहाँ इंस्ट्रक्शन सेकंड में देख रहे हैं। और थर्ड इंस्ट्रक्शन है, यह ध्यान देने लायक है कि ऐसा कहा गया है CVC के द्वारा कि अगर जो कंप्लेंट है उसमें एलिगेशन है जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो ऐसे कंप्लेंट अगर इस तरह का कंप्लेंट होता है
तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मंजूरी से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि उसका जांच करवा सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। लेकिन जांच कैसे होगा इसके लिए भी प्रोसीजर बताया गया है। तो अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके लिए प्रोसीजर बताया गया है कि जब इस तरह का कंप्लेन होता है उसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसे जांच करवा सकती है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगा कि सबसे पहले कंप्लेनेंट को एक सूचना देना होगा और कि ऑन या डिसऑन करने के लिए कि ये कंप्लेन उसने किया है या नहीं किया है। अगर 15 दिन के अंदर किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है तो कंप्लेनेंट को रिमाइंडर भेजा जाएगा। अगर रिमाइंडर का भी रिस्पांस अगर 15 दिन तक नहीं मिलता है तो 15 दिन तक वेट करने के बाद उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे सिंपली फाइल में लगा दिया जाएगा एज सीडोनिमस कंप्लेन। अब आप समझ गए होंगे कि एनोनिमस और सीडोनिमस कंप्लेन में अंतर क्या है। एनोनिमस कंप्लेन में नाम पता दोनों नहीं होता है, सीडोनिमस कंप्लेन में नाम पता तो होता है लेकिन गलत होता है। तो इससे अगर कंप्लेनेंट का कोई अता पता नहीं होता है तो इस केस में उसे सीडोनिमस मान के सिंपली फाइल में लगा देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन आप यहाँ 18/10/2013 और 8/10/2018 का देख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सीबीसी ने और डीओपीटी ने इस पर इंस्ट्रक्शन के लिए क्या कहा है, यानी कि एक्शन लेने के लिए क्या कहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 29 जून 1999 के लेटर के हिसाब से और 31 जनवरी 2002 के लेटर के हिसाब से नो एक्शन शुड बी टेकन ऑन एनी एनोनिमस और सीरोनिमस कंप्लेन। ये यानी कि 1999 और 2002 के लेटर के हिसाब से या उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से अगर किसी भी तरह की एनोनिमस या फिर सीरोनिमस कंप्लेन मिलता है डिपार्टमेंट को तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले गाइडलाइन में भी आपने देखा है कि उस पर डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन एक चीज़ यहाँ बीच में थोड़ा डेविएशन हुआ था कि 11 अक्टूबर 2002 को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा था कि अगर एलिगेशन जो लगाया गया है वो वेरीफिएबल है, यानी कि उसकी जांच करवाई जा सकती है, जांच की जा सकती है, तो ऐसी जांच अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चाहे तो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कनकरेंस से, सहमति से उसमें जांच करवा सकती है। लेकिन जो अक्टूबर आप देख रहे हैं 2002 का लेटर है उसे विड्रॉ कर लिया गया है। 15/10/2014 को विड्रॉ कर लिया गया और उससे संबंधित आप यहाँ पर रेफरेंस देख सकते हैं। यानी कि 2014 के बाद अब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ एनोनिमस या सीरोनिमस कंप्लेंट के आधार पर किसी भी तरह की विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे केस में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने चार्जशीट और पेनल्टी ऑर्डर को भी क्वेश्चन कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है, ये कह के कि जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लेटर के हिसाब से उस पर एक्शन लेना मना है तो विभाग इस तरह की एक्शन नहीं ले सकती और इसी के आधार पर क्वेश्चन कर दिया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि सीवीसी का इंस्ट्रक्शन क्या है, डीओपीटी का इंस्ट्रक्शन क्या है और उससे संबंधित मैंने रेफरेंस भी दे रखा है। अगर भविष्य में आपको ज़रूरत होती है तो इस रेफरेंस और लेटर के आधार पर आप पूरी तरह से फाइट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी और डिपार्टमेंट के बाहर भी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।